अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रिजवाना गज़नफ़र ऑफिशियल में आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है और मैं हूं मिसबाह सिद्दीक़। नाज़रीन, गिलगित के लोगों का दिल जीतने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। इंतखाबात में भारी अक्सरियत से वोट लेने में कामयाब हो चुकी है। चूँकि इंतखाबात से कबल हमने देखा कि अच्छे खासे दावे किए गए अपोजिशन की जानिब से भी और फिर उसके साथ साथ गवर्नमेंट की जानिब से भी, और गवर्नमेंट जो है यानी कि मौजूदा हुकूमत वो बरसर इक़्तिदार आ गई। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखने को भी मिल रही हैं और सुनने को भी मिल रही हैं। अब हारने के बाद अपोजिशन जो है वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने से आ रही है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि चूँकि वो पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद देंगे रिजवाना साहिबा को कि वो इंतखाबात जीत चुकी हैं और सबसे ज़्यादा नशिस्तें इस वक्त जो है वो PTI की हैं। बात करेंगे क्या कहती हैं उन लोगों को जो इस वक्त रोना रो रहे हैं धांधली का, कि हर इंतखाबात में ये रोना कैसा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद दी और यकीनन बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि आपको पता है कि शुरू से ही ये बात हम भी यही कह रहे थे कि इंशाल्लाह जो गिलगित बल्तिस्तान है वो हमारा है, और जो इन्होंने इतने जो जलसे किए और जो कुछ भी किया इन्होंने सारे हरबे आजमा के देख लिए। लेकिन स्पेशली मैं कहूँगी कि मरियम बीबी का जो नैरेटिव था, जो चूरन वो बेच रही थी, वो तो बिल्कुल फेल हुआ। और आपने देखा कि जो कुछ वो बेच रही थी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उसको, वो उन पहाड़ों में दफन हो गया, उनका जो नैरेटिव था उसको दफन कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह के PTI ने जिस तरह आपने देखा कि जो रिपोर्ट्स भी यही आ रही थी, पिलडैट की रिपोर्ट्स भी यही थी कि सबसे फेवरेट पार्टी जो है इस वक्त PTI है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सीटें मिली और उसके लिए ज़ाहिर है हम सब बहुत खुश हैं। नाज़रीन को मैं ये भी बात बताती चलूँ कि लास्ट प्रोग्राम जिन लोगों ने देखा वो लाजमी इस बात को गौर करें कि रिजवाना साहबा पहले ही अगर ये कह लें हम कि उनकी पेशगोई कर चुकी थी, वो ये प्रेडिक्शन दे चुकी थी कि मुझे कह रही थी कि मिसबाह जो अक्सरियत है वो जी हमारी वहाँ पे मकबूलियत है। उसके बाद PTI का, पीपल्स पार्टी का नंबर है, नून लीग का नंबर तो तीसरे नंबर पे है और आज़ाद उम्मीदवार भी आ गए हैं। तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात है कि जी आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई है। मिसबा, जिस तरह आपने देखा उसका रीज़न यही था कि जो ख़ास तौर पे मैं नून लीग की बात करूँगी, मरीम नवाज़ का जो नैरेटिव था वो वही नैरेटिव था जो मोदी का नैरेटिव है। आप अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, आप अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इंतहाई शर्म की बात है कि आप जो है वो वही बात कर रही है जो आपका दुश्मन कर रहा है। वो दुश्मन जो कि जिसको हम कहते हैं ना बुचर ऑफ गुजरात, आप जिस तरह से उसने मुसलमानों का कत्लो गारत की, और ये वो RSS का वो बंदा जो यहाँ पे इंडिया में भी जब से ये आया है तो मुसलमानों की ज़िंदगियाँ हराम हैं। तो ऐसा शख्स जिसको कि आपको याद होगा कि इसको तो बैन किया हुआ था, यानी कि पहले 10 दहशत गर्दों में इसका नाम आता था अगर आप गूगल के ऊपर जाएं। ये तो जब से प्रेसिडेंट या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना तो वो अभी भी मेरा ख्याल है गूगल खोलें तो 10 जो है दहशत गर्दों में इसका नाम होता है। तो उस शख्स की आप जो है वो उसके साथ आपकी दोस्तियाँ चल रही हैं, उसका नैरेटिव अपनाया जा रहा है। और आपको याद होगा कि कई दफ़ा हमने जब हमारे ये धरने का टाइम था या जब होता था तो अक्सर ये होता था कि जब मियाँ साहब के ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो LOC पे फायरिंग हो जाती थी या कुछ ऐसा होता था। आपको याद होगा कि हमारा जो हमने ये हमारा जलसा था जो 15 दिसंबर का, वो इतना बड़ा, यानी उसमें इतना क्राउड निकल आया था, इतना सारा कुछ था कि यही खबरें थी कि 16 तारीख को पता नहीं इनकी हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी। और उसके बाद सबने देखा कि क्या हुआ, और उसके बाद जाहिर सी बात है जो हालात थे हमें अपने धरने को ख़त्म करना पड़ा। तो ये बहुत दफ़ा वाक़या था, अगर आप पीछे माजी में जाएं और वो आप निकाल के देखें तो इधर कुछ होता था मियाँ साहब की ज़रा सा कुछ ऐसे ही चीज़ आती थी जो मियाँ साहब के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही होती थी तो फ़ौरन कुछ ना कुछ हो जाता था, और वो भारत की तरफ से ही होता था, या धमाका हो जाता था या LOC पे फायरिंग हो जाती थी। तो ये चीज़ें तो खैर हम सब मेरा ख्याल है पाकिस्तानी समझते भी हैं। और अभी भी जिस तरह उस दिन खान साहब ने जिक्र किया कि हमारी एजेंसियों ने भी ये रिपोर्ट दी है कि इन पे गद्दारी के मुकदमात होते हैं, इनके ताल्लुकात किस तरह के उनसे मिलना जुलना इनका रहा है और किस तरह से इनकी उनके साथ जो है वो पेचीदा मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम वो कहते हैं ना कि हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है कि वो सबूत मांगता है, तो इस वजह से ये अभी तक बचे हुए हैं, वरना कोई कसर इन्होंने उठा नहीं रखी। कि मुझे नहीं समझ
समझ आता कि जब मरियम बीबी तकरीर करती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि वो तकरीर पाकिस्तान में नहीं हो रही है बल्कि वो इंडिया में हो रही है, वो हिंदुस्तान में हो रही है। तो इन्होंने तो किसी तरह से भी ना, मतलब मैं कहती हूँ इनको शर्म आनी चाहिए कि आज हमारी पाक अफवाज, आज हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं तो उसकी वजह ये है कि आज हमारे फौजी जवान सरहदों पे शहादतें उनकी हो रही होती हैं, जो हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं। तो मैं बहरहाल मैं यही कहूँगी कि ये जो नैरेटिव ये लेके चली थी, जो कुछ उन्होंने बेचा, हमारी आवाम जो हैं वो अपने मुल्क से, अपनी अफवाज के साथ उनकी एक अकीदत है, एक मोहब्बत है कि वो कभी भी इस नैरेटिव के साथ तो चल ही नहीं सकते और ना कभी इनको इस नैरेटिव के साथ वोट मिलेगा। तो इनको भी शर्म आनी चाहिए और इनको भी मैं कहती हूँ कि मैं क्या कहूँ कि मेरे अभी कहने को बहुत कुछ दिल चाह रहा है। और आप जानती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लिटरेसी रेट जो है वो 98% है। तो वहाँ के अवाम में मैं कहूँगी कि ये शऊर है, वो बाशऊर अवाम हैं कि उनको ये पता, उन्होंने देखा कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न है। क्या कहेंगी रिजवाना साहिबा, आवाम ये समझ लें कि इनकी जो शिकस्त है PMLN की, वहाँ पे ये जो मुल्क के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की गई थी, इदारों के ख़िलाफ़ जो बातें की गई थी, क्या ये बड़ी वजह बनी उनकी शिकस्त की, या फिर प्रीवियस जो वादे भी किए गए थे, डेफिनेटली बहुत से बड़े बड़े दावे किए गए, वादे किए गए PMLN की जानिब से, लेकिन वो पूरे नहीं किए गए, शायद एक ये भी वजह है? बिल्कुल ये वजह है। देखें, जब इन्होंने पिछली दफ़ा वादे किए कि जी ये वहाँ पे पानी के मसाइल को हल करेंगे, उसके अलावा चौड़ी रोड बनाई जाएगी और पता नहीं कितने अरबों का वादा किया था, और उसके अलावा और एयरपोर्ट का कहा था कि GB में बहुत बड़ा एयरपोर्ट कायम किया जाएगा और कार्गो के लिए अलहदा वहाँ पे किया जाएगा ताकि GB के जो वहाँ पे आपको पता है कि फ्रूट और ये सारी चीज़ें बहुत वाफर मिकदार में होती हैं। तो उनके बहुत सारे इस तरह के वादे थे कि जी उनकी तिजारत के लिए या एक्सपोर्ट के लिए उनको सहूलतें फराहम की जाएंगी। तो उनमें से मेरा ख्याल है कोई शायद ही कोई एक कुछ पूरा हुआ हो। मेरे तो अभी तक मैंने जितना देखा कि उसमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई। एक तो ये रीज़न बना, और दूसरा ये रीज़न बना कि जब आपकी सोच इतनी मनफी है कि आप अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, आप वही नैरेटिव अपना रही हैं, तो आपकी मनफी सोच, आपकी तो सारी दुश्मनी जो है ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे खान साहब से एक दुश्मनी वाली जो आप कभी भी मरीम की तकरीर सुने, बात सुने, तो वो जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसे लगता है कि वो दुश्मनी निकाल रही है। हालांकि हमारी अगर पर्सनली मैं बात करूं, मैं मरीम से कभी नहीं मिली, मैं मेरी उनसे किस बात पे हो कि जी मैं उनके अगेंस्ट हूँ। मैं उनके अगेंस्ट क्यों हूँ? मैं उनकी सोच के अगेंस्ट हूँ। मैं वो जो बातें करती हैं, जो नैरेटिव अपनाती हैं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। और जिस तरह इनकी जमात ने या इनके वालिद मोहतरम ने 40-35 सालों में पाकिस्तान के साथ किया और पाकिस्तान को यहाँ ला खड़ा किया, तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं उस करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ जो इन्होंने की। मैं उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि बजाय आवाम को सहूलतें देने के, आवाम के पैसों से इन्होंने अपने महलात बनाए, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, इन्होंने टीटियाँ भेजी, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया कि जाते जाते ये हमारी मोटरवेज़, हमारे जो इदारे हैं, हमारा रेडियो पाकिस्तान, मोटरवेज़, क्या क्या ये गिरवी रख गए। तो आप ये बताएं कि सिर्फ मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, हर वो आवाम जो बाशऊर है, जो समझते हैं, जिनको इनकी सारी करतूतें खुल के सामने आ गई हैं, वो सब इनके अगेंस्ट है। और कितने ऐसे इनके वोटर जिनको हम पटवारी कहते हैं कि उनको भी ये समझ आ गई है कि अब कि ये इन्होंने इतने सालों में किस तरह से करप्शन की, किस तरह से पाकिस्तान को लूटा और आज पाकिस्तान को कहाँ लाके खड़ा किया। तो ज़िम्मेदार तो यही लोग हैं ना जो इतने अरसे से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे। तो अब जब ये बात करते हैं तो कि जी हम ये करेंगे, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और मैं लोगों से यही पूछती हूँ कि जी मतलब कि क्या वो लोग ठीक करेंगे जिन्होंने ये यहाँ तक पहुँचाया है? क्या अब 40 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब ये आने वाले सालों में ये पाकिस्तान को ठीक करेंगे? तो यही बात आ जाती है कि यही समझबूझ जो है वो लोगों में पैदा हुई और इसी वजह से जो है इनको लोगों ने रिजेक्ट किया। रिजेक्शन की बात कर रही हैं रिजवाना साहिबा आप,
تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا، بلکہ ساری لوگوں نے دیکھا، تمام لوگوں نے، کہ مریم صاحبہ اپنی تقاریر کے دوران یہ بات دہرا رہی تھیں کہ دیکھیں جی کتنا ہجوم ہے، کتنا کراؤڈ ہے، اتنے ہجوم کے باوجود یا پھر اتنے لوگوں کے باوجود بھی اگر ہم انتخابات نہیں جیتتے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے گا کیا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے. تو اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ لوگوں کا صرف اکٹھا ہو جانا یا انتخابات صاف اور شفاف کی ضمانت ہے؟ مصباح، بات یہ ہے کہ دیکھیں جب جلسے جلوس ہوتے ہیں تو جلسے جلوس میں جتنی بھی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے تو اس کو یہ ایزیوم کرنا کہ وہ سب آپ کے ووٹر ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ہمارے جلسوں میں بھی آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے، لیکن وہ سب کے سب ہمیں ووٹ نہیں دیتے تھے، وہ سب ہمارے ووٹر نہیں ہوتے تھے. ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ویسی جلسہ دیکھنے کی شوق ہوتا ہے چلے آتے ہیں یا کچھ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے جلسوں میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ خود چل کے آتے ہیں. اب اگر میں بات کروں نون لیگ کی، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی تو مشہور ہی ہے کہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ یہ تو ووٹ لیتے ہیں وہ قیمے والے نان پہ اور وہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ. تو اور پھر ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بسیں اور ویگنیں جو ہیں وہ بھر کے جلسوں اور جلوسوں میں لائی جاتی ہیں. تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو ان کے حالات تھے، جس طرح نون لیگ کی پاپولیرٹی نیچے گر گئی تھی اور گر گئی ہے بلکہ، اور لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ جب مریم بی بی جائیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کریں کہ ایک ہم یہ شو کریں کہ جی ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اور اس طرح سے. تو اس کے لیے انہوں نے جو سننے میں میرے آیا ہے کہ 5-5 ہزار پر پرسن کے حساب سے انہوں نے لوگوں کو پیسے بھی دیے، ویگنیں بھی بھری، بسیں بھی بھر کے لائے، اور جناب ان کا کھانا پینا یہ ساری چیزوں کا بھی انہوں نے اٹھایا. انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے، لیکن خیر وہ لوٹے ہوئے پیسے ہیں وہی انہوں نے اسی کے اوپر لگا دیے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس وجہ سے جو کراؤڈ اکٹھا ہوا. اور ایک سیکنڈ چیز بھی ریزن میں بتاؤں کہ وہ بھی ہے کہ گلگت جو ہے جی بی جو علاقہ ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ اتنی زیادہ مطلب لوگوں کو فیسلٹیز کے یا اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی. وہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ گئے تھے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہاں کے دور دراز ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نہ کوئی سنیما گھر ہے، نہ وہاں پہ ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں، کہیں تو ٹی وی بھی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں. تو وہاں پہ تو بس وہی نظارے ہی نظارے ہیں جو ہماری قدرتی نظارے ہیں. نہ وہاں میں کہوں کہ کوئی زو ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے آپ کو. تو جب ایسی مطلب جیسے ہم لاہور میں رہتے ہیں، اب یہاں کوئی نہ کوئی ایونٹ چل رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. تو اب جب وہاں پہ وہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہ جی بڑے بڑے سیاسی لوگ آ رہے ہیں تو چلو جی چلتے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے تو وہ ایک ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، چلو جی ہم بھی چلتے ہیں. تو وہ لوگ دور دراز سے مل کے وہ جلسوں میں آئے. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی. اور آپ نے دیکھا کہ یہ 11 پارٹیاں مل کے انہوں نے جو جلسہ کیا وہ ماشاءاللہ خان صاحب نے اس کا ڈبل ٹرپل جب وہ گئے ہیں تو جو لوگ جس طرح سے آئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے لوگوں نے وہاں پہ جلسے کیے ہیں تو اس کو آپ کمپیئر کر لیں کہ یہ 11 جماعتیں مل کے جو جلسے کر رہی تھی اور ہم اکیلے جو جلسے کر رہے تھے، تو اس کے کمپیریزن تھا. اور پھر جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو رپورٹس یہی تھیں کہ پلدیات کی رپورٹس اور باقی رپورٹس یہی تھی کہ سب سے فیوریٹ جو ہے اس وقت ایز اے لیڈرشپ میں عمران خان صاحب تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی بلاول کا نمبر آتا ہے. اس کے بعد تیسرا میرا خیال ہے وہ پتہ نہیں دوسرے پہ آزاد امیدوار تھے. اور مریم بی بی بیچاری وہ کوئی چوتھے نمبر کے اوپر تھی. ان کے والد جو تھے وہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے اور یہ چوتھے نمبر کے اوپر آئی تھی، جن میں ان کا میرا خیال ہے 0.1 یعنی 1 سے بھی نیچے ان کی پاپولیرٹی تھی. تو میرا خیال ہے مریم بی بی کو سمجھ جانا چاہیے کہ دیکھیں جی اس طرح سے جو ہے وہ لیڈر نہیں بنتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ابا کے نام پہ جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں حاصل کی جاتی ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عمران خان جیسا، جس کی 22
24 साल जद्दोजहद होती है और फिर वो यहाँ तक पहुँचता है। तो ये चीज़ अब वो उनको, मेरा ख्याल है वो जो समझती हैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडर, तो उनको समझ आ जानी चाहिए, मेरा ख्याल है इसके बाद तो आ जानी चाहिए। रिजवाना साहबा का कहना है कि जी इसके बाद मरियम बीबी को समझ आ जानी चाहिए कि जी अब्बा के कंधे पे बैठ के, अब्बा के कंधे पे बैठ के बंदूक नहीं चलानी, बंदूक नहीं चला सकते, खुद उसका अपना दिफा जो है आपकी आपने खुद अपनी करना है। क्रेडिबिलिटी, आपका अपना कैरेक्टर, आपकी अपनी भी कोई पर्सनालिटी होनी चाहिए। सारा ये नहीं है कि आप हैं मरियम सफदर लेकिन आप अभी तक मरियम नवाज जो है वो उसका लेके चल रही हैं आप। बिल्कुल। रिजवाना साहबा, थोड़ी सी सूरत हाल ना मुख्तलिफ भी देखने में आ रही है, उस पर भी आपका तज्जिया लेना चाहेंगे, उस पर क्या कहेंगी, उस पर भी अपनी राय दीजिएगा कि अभी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जी, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलने के लिए और बैठने के लिए तैयार है और वो उन्हें तजवीज़ भी दे रहे हैं कि हम आपने वोट जो है वो आपकी झोली में रख देते हैं, आप यहाँ पे हुकूमत बना लें। अब ऐसी सूरत हाल अगर सिचुएशन बन जाती है तो इसको आप किस तरह देखती हैं? आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ये पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? ये कोई नई चाल है, साजिश है या उनकी रजामंदी है? मिसबा, इसमें ये है कि जिस तरह हमने हमारी 9 सीटें हमने जीती और 3 पीपल्स पार्टी ने और 2 नून लीग ने और एक जो है वो मौलाना साहब के हिस्से में गई और उसके अलावा एक MWM की सीट है जो कि उनके साथ तो भी हमारा मतलब हमारी है कोलैबोरेशन है। तो अब जो बात है कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उसमें मैं आपको ये बताऊं कि उसमें से जो उम्मीदवार थे वो ऐसे थे, क्योंकि देखिए हमारी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जिन्होंने टिकट्स 3 लोगों को या 4 लोगों को टिकट्स दी गई, तो जिनको टिकट्स नहीं मिली उन्होंने जो है वो वहाँ पे एज ए आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कॉन्टेस्ट किया। और वो जो 3 या मेरा ख्याल है 4 लोग ऐसे हैं कि जो PTI के ही थे लेकिन उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली थी और उन्होंने बाद में ये कहा कि वो ज़ाहिर है वो पार्टी के साथ है, वो जीत चुके हैं। अब जो बाकी के 3 रह जाते हैं उनके साथ ये है कि अब नेगोशिएशन वाली बात है। अब एक हलका ऐसा है कि जहाँ पे उनके जो उम्मीदवार थे उनकी डेथ हो गई, तो वहाँ पे अभी इलेक्शन नहीं हुआ और वहाँ पे इतवार को इलेक्शन होगा और वो हलका है जहाँ पे PTI की पॉपुलैरिटी है और वहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि वहाँ पे 100% ये कहा जा रहा है कि वो PTI का ही हलका है और वहीं से PTI का कैंडिडेट ही जीतेगा। तो ये उस हिसाब से अगर हम काउंट करें तो हमारी जो है 9 से 10 सीटें वो हो जाती हैं। 3 हमारे अपने ही आज़ाद उम्मीदवार हैं जो हमारे साथ मिल जाते हैं और उसके बाद एक हमारी जो मैंने आपको बताया MW की जो सीट है वो भी हमारे साथ आ जाती है। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारा ये अभी मेरा ख्याल है हुकूमत इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे जो है वो नंबरों के साथ हमारी हुकूमत जो है वो वहाँ पे बनेगी। अब मैं एक और बात आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि देखिए ये जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं धांधली का या जो ये इन इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बड़ा ही मज़ाक़ा खेज़ है, क्योंकि देखिए अगर धांधली हुई होती तो आज PTI जो है वो 14-15 सीटें लेती। भाई जब हमने धांधली करवानी थी तो फिर हमने अपनी सीटें, हमने अपनी मेजॉरिटी जो है वो ऐसी लेनी थी, हमने ये तो नहीं करना था कि हम 9 सीटें होती। लेकिन वहाँ के लोगों ने, GB के लोगों ने जो भी हमें वोट दिया, जिस तरह से भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं उन सबकी शुक्रगुजार हूँ और कि इतनी सर्द मौसम में उन्होंने वोट में हिस्सा लिया। और आपको पता है कि 50% वहाँ पे जो है वो जो रेटिंग थी वोट डालने की वो 50% रही, जो कि एक बहुत अच्छा और ये नहीं कहते ना कि नॉर्मली शहरों में भी मेरा ख्याल है इस तरह से जो है वो वोट का रेट नहीं होता। रिजवाना साहबा, अपोजिशन तनकीद कर रही है कि खुद हल्के खोलने की बात करते थे, हम धांधली की बात करते हैं तो उस पर कहते हैं साफ़ और शफाफ इंतखाबात थे। ये ज़रा अपोजिशन वालों को क्या कहना चाहेंगे इस पर? इनका हाल वो है कि जीत जाएं तो इलेक्शन बहुत अच्छे थे और अगर हार जाएं तो बस जी धांधली हुई है। तो अब ये इसका कोई हल नहीं होता। ये तो वही है कि जिस तरह वो एक वही मैं फिर वही करूँगी, आपको मिसाल दूंगी कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन जब हारने के बाद बिलावल भुट्टो ने किस तरह से चीख के वो बच्चा नहीं होता, वो जो जिद्दी सा बच्चा होता है, रोतू बच्चा होता है, और आपने उनका नाम रख दिया जिद्दी बच्चा। अब ये जिद्दी रोतू बच्चा अब वो बच्चे नहीं होते जब वो गेम खेल रहे हो और वो हार जाए तो वो फिर वो शोर मचा देते हैं, नहीं जी मैंने नहीं वो तो बेमानी हुई थी, मैं तो हाँ वो मतलब
यही तो वजह है मिसबा कि जब हम उनको ये कहते हैं कि इन लोगों में वो चीज़ नहीं है, इनको लीडर बना दिया गया है लेकिन इनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है। लीडर क्या होता है? लीडर हर चीज़ को समझ बूझ के साथ देखता है, उसमें बर्दाश्त होती है, उसमें हर चीज़ पे उसकी एक नज़र होती है। ये थोड़ी है कि आप इलेक्शन हारे और आपने हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम हार गए। तो ये लीडरशिप नहीं होती है कि आप आके अवाम में रोना पीटना मचा दें। तो अब जैसे इन्होंने ये बात की कि जी हाँ धांधली की। अच्छा, इससे पहले इन्होंने कहा कि जी अफवाज जो है, अफवाज पाकिस्तान इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन में वहाँ पे नहीं खड़ी होंगी या उनका अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए आपने देखा कि वहाँ पे कोई भी ऐसी फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था। अब वो भी बात हमने इनकी मान ली। उसके अलावा आपने ये देखा कि जो बाहर से भी, जो ज़ाहिर है बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं, ऑब्ज़र्वर आते हैं, तो कोई भी ऐसी बात रिपोर्ट नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्मूथ इलेक्शन हुए कि कोई झगड़ा फसाद, कोई ज़ख्मी हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। एंड में इलेक्शन के बाद शायद कोई एक छोटे मोटे वाक़यात हुए, वो भी इस तरह नहीं थे कि जो बहुत ही परेशान कुन हो। तो उसके बाद अच्छा, फिर उससे पहले मैं ये चीज़ें मेंशन करूं कि रिपोर्ट्स भी यही आ रही थी कि जी इलेक्शन में पीटीआई ही जो है वो फातेह जमात करार पाएगी। तो इसके बावजूद आपने देखा होगा कि जो इनके लास्ट जलसे थे, इन्होंने खुद ही ये कहना शुरू कर दिया था, पहले से ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया था कि जी धांधली होगी। क्योंकि देखिए ये वही बात है कि जब जिसको पता होता है कि वो कहाँ खड़ा है और उसको पता होता है कि जी मैं नहीं जीत सकता, तो फिर वो इस तरह के हीले बहाने यूज़ करने लगता है कि जी इलेक्शन में धांधली होगी, वो प्रेडिक्शन शुरू हो जाती है इलेक्शन में धांधली होगी। इसको ऐसे कंपेयर कर लें बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अभी देख भी रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अपनी शिकस्त तस्लीम करने से आ रही हैं। उन्होंने ये शोर पहले डालना शुरू किया था कि जी इंतखाबात होंगे वो साफ और शफाफ नहीं होंगे, तो इसको फिर इसी से रिलेट कर ले। बिल्कुल इसी से रिलेट करेंगे, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप को भी पता था कि उन्होंने कितनी मिस हैंडलिंग की है कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, और वहाँ की आवाम जो है वो इस मामले में उनसे कितनी ज़्यादा एक तरह से कह लें कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी इस वजह से। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसके ऊपर जो वहाँ की आवाम जिन्होंने उनको वोट दिए थे वो उनसे किसी तरह भी मुतमईन नहीं थी, किसी तरह भी खुश नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें उनको तो पता थी कि उनकी क्या रेटिंग जा रही है और क्या है। तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले लाओ मैं पहले से ही ये शोर मचाना शुरू कर दूं कि वो जो है वो धांधली हुई है। मिसबा, जब धांधली की बात होती है तो होता ही है कि जैसे आपको याद होगा 2013 में जब इलेक्शन हुए, और ना सिर्फ हमने कहा बल्कि सारी पार्टियों ने ये कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। जरदारी साहब ने कहा कि ये आरओस के इलेक्शन थे और इस तरह की बातें की गई। तो उस वक्त भी हमने ये नहीं, हमारा मकसद ये था, हमने सिर्फ 4 हलके खोलने की बात की थी कि ये 4 हलके खोले जाएं जहां पर धांधली हुई है। और हमने बड़े स्मूथ तरीके से हम पहले इलेक्शन कमीशन में गए, हमने वहाँ पिटीशन जमा करवाई। जब वहाँ पे हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद हम अदालत गए, अदालत के बाद हमने जो वाइट पेपर जारी किया, उसके बाद जाके कहीं सुप्रीम कोर्ट, और ये सारा करने के बाद हम जो है वो धरने पे आए और हमने पूरा रिकॉर्ड जमा किया, डॉक्यूमेंटेड उसको बनाया, हमने मेंशन किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई और उसके सबूत थे हमारे पास। तो उसके बावजूद जो है वो जब हमारी नहीं सुनी गई तो तब हमने धरने दिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2018 के इलेक्शन में ये सिर्फ शोर मचा देना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आपके पास सबूत, आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जैसे ही कहा कि जी 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है तो फ़ौरन ही उसके ऊपर ये बात हुई और जो एक कमेटी बनाई गई, जो परवेज़ खटक की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई जिसका एक ही इजलास हुआ था और उसके बाद दूसरे इजलास में कोई आया ही नहीं। और फिर मैं आपको बताऊं कि जब ये जो इसमें 2018 के इलेक्शन में 123 पिटीशन दाखिल की गई थी, जिनमें से मेरा ख्याल है 15 जो है 22 नून लीग की तरफ से और शायद 15 पीपल्स पार्टी की तरफ से दाखिल की गई थी, जबकि हमारी तरफ से 24 दाखिल की गई थी। आपको हैरानी होगी कि वो इसलिए कि जो हमारी एनए की जो हमारी 14 सीटें ऐसी थीं कि जिनमें जो सिर्फ 3000 यानी वोटों का फ़र्क था। 3000 वोटों का फ़र्क का मतलब है कि किसी एक सीट में कहीं 70 और 100
वोट्स का फ़र्क था। फिर इसी तरह 70 और 100 वोट के फ़र्क से जो हमारा यानी कि हमारा कैंडिडेट जो हारा था, तो उसके लिए हमने मतलब कि जो पटिशन दाखिल की गई। तो अब अगर ये बात करते हैं कि जी धांधली हुई है, तो जब हमने बनाई कमेटी बनाई गई, इन्होंने आगे कोई प्रोसीड ही नहीं किया, इसलिए कि सिर्फ वही बच्चों की तरह कह देना कि अच्छा जी हमें हार गया, नहीं नहीं तुमने बेईमानी की, तुमने बेईमानी की, ये काफ़ी नहीं होता। और हमने जब 4 हलकों की बात की, उस धरना दिया, उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल बनाई, और जब उसकी प्रोसीडिंग हुई, सबूत पेश किए गए, तो ये चीज़ सबके सामने आई कि इलेक्शन जो थे वो धांधली ज़दा थे, और ये बात खुल के सामने आई। और वो 4 हलके खोलने के मसला जो रीज़न यही था कि ताकि 2018 में जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं वो 2018 के इलेक्शंस में ना हो। तो इस वजह से ये हमने एक तरह से ये समझ लें कि हम चाहते थे, सुरदे खान साहब यही बात करते थे कि इलेक्शन जो है रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो ये चीज़ इसीलिए थी कि 2018 के इलेक्शन जो हैं उनमें इस तरह के मसले ना पैदा हों। हमारा मकसद यही है कि मुल्क में हमेशा से यानी हम भी बचपन से सुनते आए कि जो पार्टी हारती है वो कहती है जी धांधली हुई है। तो ये सुनते, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब खान साहब ने एक बहुत ही मस्बत कदम उठाया है कि वो जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके आ रहे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आ रहे हैं, ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। और उसके लिए और उसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर के ममालिक में हैं, 58 लाख हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी एक प्लान किया जा रहा है ताकि वो भी अपना वोट जो है वो भी अपनी हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो ये बड़ा मुस्बत कदम है, और ये देखें कि ये आज तक किसी पार्टी ने नहीं उठाया, लेकिन हम चूँकि इनसिक्योर नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो और हर काम जो है वो स्मूथ तरीके से हो। तो इसी वजह से इसीलिए अभी एक और जो बात आप सुन रही होंगी, मीडिया में भी आ रही है कि सेनेट के इलेक्शंस में भी ये चीज़ की जा रही है कि सीक्रेट वोटिंग को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में हर दफ़ा बेतहाशा वो कहते हैं ना कि एमपीएस को ख़रीदा जाता है और उनकी बोलियां लगती हैं, और इस तरह से जो है वो सेनेट का इलेक्शन जीता जाता है। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए शफाफ यानी इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए, सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए चूँकि ज़रूरत होती है कि पार्लियामेंट में जाके इसके ऊपर जो है वो वोटिंग होगी और उसके बाद ये पास होगा, इसको एक कानून की शक्ल दी जाएगी। तो अब मेरा ख्याल है इनको लोगों के सामने ज़रूर आएगा कि हम तो ये चाह रहे हैं, हम हुकूमत में होते हुए ये चाह रहे हैं, वरना हम कहें जी हमारा तो फ़ायदा इसी में है कि सेनेट में भी हमारे ज़्यादा अरकान जाएँ, लेकिन उसके बावजूद हम ये चाह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो है उनका तरीका जो है वो हम तब्दील करें ताकि उनमें शफाफियत आए। तो अब इसके लिए जो है वो ज़ाहिर है थोड़ा सा हमें जो वो आइन में चेंजेस लानी पड़ेंगी, तो उसके लिए हमें 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि अपोजिशन कितना हमारा साथ देती है ऐसे कामों में। तो हमारा मकसद यही है कि इदारे बेहतर हो, इदारों में ये जो चीज़ें पहले से चल रही थी, हर इदारा स्मूथली और बिल्कुल शफाफियत से अपने काम अंजाम दे। बिल्कुल जी, रिजवाना साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी और उनकी एक्साइटमेंट भी आप देख चुके हैं, बहुत खुश हैं। डेफिनेटली खुश होना भी चाहिए, वही उनकी पार्टी इंतखाबात जीत चुकी है तो उनकी एक्साइटमेंट भी बनती है। बहुत सी अपनी आरा से उन्होंने जो है वो आगाह किया, बिल्कुल कहा कि जी जो इंतखाबात हुए वो साफ़ और शफाफ थे, और ये भी साथ कहती हैं कि हम ये जो नहीं शोर डाल रहे धांधली का, बल्कि जो भी लोग या अपोजिशन अगर शोर डाल रही है कि धांधली हुई या जो कुछ भी हुआ, हम खुद चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम लेके आएँ। खान साहब कह चुके हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, तो ये सारा रोना ख़त्म हो जाएगा। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी वो अपनी पॉलिसीज़ बता चुकी हैं कि अब जो सीक्रेट बैलेटिंग होती है वो भी नहीं होगी, सबके सामने वोट कास्ट होंगे। हम इसके ऊपर भी काविशें कर रहे हैं और देखते हैं कि अपोजिशन हमारा साथ देती है या नहीं देती। आप मुझे और रिजवाना साहिबा को दे इजाज़त। देखते रहिए रिजवाना गज़नफ़र ऑफिशियल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में अपनी सेक्शन जाकर अपनी राय का इज़हार भी कीजिए। थैंक यू।